हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपके 9th क्लास का उसका पहला लेसन है। उसके अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इनसे संबंधित जो आपका टाइटल है इसको पढ़ेंगे और इसके अंदर जानेंगे महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार के संघर्ष किए और किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में भाग लिया। ये सारी चीज़ें आज का ये आपका पार्ट है, इसके अंदर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और इनके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं ने इन क्रांतियों का नेतृत्व किया, महिलाएं इस बारे में क्या सोचती थी। महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समाज की जब बात करते हैं तो समाज में महिलाओं ने ये माना था जो वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर प्रकार के कार्यों में भाग लेती हैं, तो उनको कहीं जब राजनीतिक अधिकारों की बात की जाती है तो उस टाइम उनकी उपेक्षा किस लिए की जाती है। इसलिए उन्होंने माना कि हमें भी अधिकार मिलने चाहिए और इन अधिकारों के चलते महिलाओं ने आगे कदम बढ़ाया और इन कदम के चलते हुए उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब जो 1789 की क्रांति हुई है उस क्रांति में महिलाएं भी भाग लेंगी, महिलाओं ने भाग लिया और वे मानते थे एक नई तरह का जब संविधान बनाया जाएगा, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र या जब तैयार किया गया तो उसके अंदर जो महिलाओं को उम्मीद थी, महिलाओं को माना गया महिलाओं के द्वारा कि उनको भी अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उनको उस अधिकारों से वंचित किया गया, उनको किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए गए। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह करने के लिए कार्य करती थी। मतलब तीसरे स्टेट का मतलब जो वैसा वर्ग जो सबसे निम्न स्तर का था, जो टैक्स देता था, उसमें जो महिलाएं थी वो जिस तरह का जीवन जीती थी उसमें सभी अपने मर्दों के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती थी और उनके योग्यता के अनुसार और जिस तरह के कार्य उनको घर के दौरान करने चाहिए वे सभी कार्य करते हुए वे जैसे कि सिलाई बुनाई का काम या सिलाई मशीन का काम, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजार में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व व्यवसाय प्रशिक्षण को मौके नहीं थे। महिलाओं को जब यहाँ पर देखते हैं तो जो घर चलाने के लिए जो काम करने चाहिए उस तरह के कार्य महिलाएं करती थी, लेकिन एक दौर की अगर बात करते हैं तो उनको पढ़ने लिखने का या कोई भी ट्रेनिंग के लिए या कोई भी व्यवसाय करने के लिए जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है उन सबसे वंचित किया गया, उनका कोई मौका नहीं दिया गया। साथ साथ एक चीज़ और निकल के आती है, केवल कुलीन लड़कियों को या तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़की ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, उनके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। मतलब एक ऐसा वर्ग जो मध्यम वर्ग था या संपन्न वर्ग था, उस वर्ग की जो लड़कियां थी वे या फिर तीसरे वर्ग में वे व्यक्ति या वे समाज के लोग जो पैसे वाले थे उनकी लड़कियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी, उनको थोड़ा बहुत मौका मिलता था, कुछ हद तक उनका सहयोग या उनको पढ़ाने लिखाने का काम किया जाता था, लेकिन उसके बाद भी उनकी शादी कर दी जाती थी। मतलब महिलाओं की सामाजिक तौर पर जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी और किसी प्रकार का उसको राजनीतिक या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इन सब चीज़ों से उनको वंचित रखा गया और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, जैसा खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। मतलब ये घर से जो सीमित या चार दीवारी के अंदर जो काम थे उन कामों तक ही उनको सीमित रखा गया। उनकी मजबूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। मजदूरी का मतलब जो एक ही काम है, किसी भी प्रकार का जो घर चलाने के लिए जो भी मजदूरी उनके द्वारा बाहर की जाती थी, जब अगर जो वही काम पुरुष करते थे तो उसको ज़्यादा रुपए मिलते थे और महिलाओं को उसी काम के आधे रुपए या कम रुपए उसका वेतन दिया जाता था। मतलब कि आर्थिक रूप से या इस तरह का भेदभाव भी महिलाओं को झेलना पड़ता था। और ये वही दौर है जब महिलाएं अपने अधिकारों की बात करने लगती है, उन चीज़ों को सोचने लगती है। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत का मतलब पैरवी करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। मतलब अभी ये वो दौर है जब महिलाएं बौद्धिक रूप से अपने आप को सक्षम बना रही है और सक्षम बनाने के साथ साथ वो एक संगठन तैयार कर रही है। सभी महिलाओं को तक उन बातों को पहुंचाई जा रही है जिन बातों को चलते वो अपनी पैरवी कर सके और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व को मतलब देखने में आए। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए इस तरह के क्लब बनाए। उनमें जिस तरह के जो क्लब थे उनमें नाम ये आता है कि
जिसके जैसे कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। मतलब जिस तरह के उन्होंने ग्रुप बनाए, समूह बनाए, जिनके द्वारा महिलाएं अपना अधिकार के लिए या हम अपनी बातों को रखने के लिए इन्हें मंचों का, इन क्लबों का सहारा लेती थी। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और साथ साथ महिलाएं इन बातों के लिए निराश हुई, जिसके चलते 1751 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। मतलब महिलाएं अब उस दौर से जुड़ने लग रही है कि वो मानती है कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, और अधिकार मिलने के साथ साथ वो ये भी मानती है कि जो 1791 में फ्रांस की क्रांति के बाद जिस तरह का संविधान बना गया, और उस संविधान में उनकी उपेक्षा की गई, और उपेक्षा के चलते उसको एक निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, और जो महिलाएं हैं उनको मताधिकार से वंचित रखा गया। असेंबली का मतलब ये है कि जब वहाँ पर चुनाव होते थे, उसके अंदर महिलाओं को चुने जाना या राजनीतिक पद देने की जो मांग रखी थी या उनकी उपेक्षा की गई थी, अब उनको उन पद पाने के लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। उनका मानना था कि तभी नई सरकार उनके हितों का प्रतिनिधि हो पाएगा। मतलब अगर महिलाओं को इस तरह का अधिकार दिए जाएंगे, और अधिकार मिलने के बाद जब उनका निर्वाचन होगा, और महिलाएं जब असेंबली में या उनकी जो संसद थी उसके अंदर चुन के जाएगी, तो उसके बाद ही उनके हितों की या फिर उनके पक्ष की बात रखी जाएगी, और उनके अधिकारों की रक्षा भी हो सकेगी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकारों ने महिलाओं के जीवन सुधार लाने में कुछ कानून लागू किए, लेकिन सरकारी विद्यालयों को स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो शुरुआती दौर में जो जिस तरह के क्रांतिकारी रोबेस्पियर की या जोकोबिन क्लब वालों की जो सरकार बनी, उस दौरान उन्होंने जिस तरह के कानून बनाए उसमें थोड़ा बहुत तो उनके लिए कुछ किया। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। मतलब कुछ हद तक तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई, लेकिन राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, उन सब चीज़ों से उनको वंचित रखा गया। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब अब जो अगर किसी पुरुष महिला की शादी होती है, तो उनमें से कोई भी अपना तलाक लेने के लिए कोई भी वहाँ पर आवेदन या एप्लीकेशन या अर्जी लगा सकती है। अब महिलाएं व्यवसाय प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। मतलब अब आर्थिक और सामाजिक रूप से तो उनको सम्मान दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान दिया गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत जो थी और जो चीज़ें समाज में बदलाव के लिए महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, वो था राजनीतिक अधिकार। लेकिन जब 1789 फ्रांस की क्रांति हुई और 1791 में जब नया संविधान बनाया गया, उसके दौरान महिलाओं को सब तरह के अधिकार दिए गए, और कुछ हद तक उनकी स्थिति सुधरी, लेकिन राजनीतिक तौर पे उनको सभी अधिकारों से वंचित रखा गया, और विशेष तौर पे वंचित रखने में इसमें मताधिकार से भी उनको वंचित रखा, वोट डालने के अधिकार। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान जो 1793 से 94 के दौरान रोबेस्पियर या जैकोबिन क्लब की जो सरकार थी, उस दौरान के जो काल है उसको हम आतंक के राज के बारे में जानते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। में महिलाएं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। ये आतंक के राज के जो दौरान सरकार थी उसने ये इस तरह के कदम उठाए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक दशकों तक चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक समर्थक के रूप में जिंदा रखा गया। मतलब जिस महिलाओं ने फ्रांस में क्रांति की और महिला अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, उनको राजनीतिक तौर पे अगर राजनीति के लोगों ने उन चीज़ों को याद रखा और उनको अपना राजनीति के एक माध्यम बनाया, और उनके द्वारा ही वो अपनी राजनीतिक गतिविधि आगे बढ़ाते थे। सन
1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिला। मतलब जो 1791 में के जो फ्रांस की क्रांति के बाद संविधान बनाया गया, उस दौरान उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था और एक लंबे समय तक महिलाओं के द्वारा इन आंदोलन को चलाने के बाद 1946 में एक लंबा दौर तैयार करने के बाद लगभग 156 साल के बाद महिलाओं को अधिकार मिला। एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और महिलाओं ने बलिदान दिए, संघर्ष किया, समाज के खिलाफ, राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ, और सब तरह की यातनाएं झेलने के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद उनको अधिकार मिले। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि महिलाओं ने किस प्रकार के संघर्ष किए और इस संघर्ष के दौरान उनको अंत में कामयाबी मिली और 1946 में उनको मताधिकार भी मिला। तो बच्चों आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे और अगले का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर पढ़ेंगे किस प्रकार दास प्रथा थी, दास व्यवस्था थी, उनको किस प्रकार से फ्रांस में अंत किया गया। और आज के लिए बच्चों इतना ही, और आगे का लेक्चर आगे रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।